चलिए सी प्लस प्लस के अंतर्गत अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। और ये होता क्या है इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही जो हमने बनाया है एक क्लास या फिर एक फंक्शन, उसके द्वारा जो है हम अलग अलग काम करा सकते हैं, यानी कि एक के अनेक प्रकार। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक ही रूप के अनेक रूप हम बोल सकते हैं। तो हम इसके अंतर्गत जो है फंक्शन और मेथड के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम वर्चुअल फंक्शन और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम जान लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है पॉली और मॉर्फ दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है अनेक रूप का होना। और एक ही रूप में जो है अनेक रूप का होना क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमने इसके पहले इनहेरिटेंस देखे हैं और उसके अनेक प्रकार भी हम देखे हैं, सभी के एग्जाम्पल हल किए थे। पॉलीमॉर्फिज्म के इनहेरिटेंस में बेस क्लास और डिराइव क्लास में एक ही नाम का फंक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक क्लास बनाया ए और दूसरी क्लास बनाए बी, और ये जो ए क्लास है वो बेस क्लास है जिसके अंतर्गत सारे फीचर्स को डिफाइन किया गया है, और बी क्लास जो है डिराइव क्लास है जिसके अंतर्गत इसके फीचर्स को इनहेरिट किया गया है। तो यहाँ पे दोनों में एक ही नाम का फंक्शन बनाया जाता है, लेकिन उनकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब फंक्शन एक ही होता है, एक ही नाम का होता है, और उनकी डेफिनेशन जो अंदर की बॉडी होती है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं, देखिए टाइप्स, जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो दो प्रकार के इसके जो होते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम का होता है और एक होता है रन टाइम का। कंपाइल टाइम में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक तो मिलेगी फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरी मिलेगी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको कंपाइल टाइम बोलते हैं या स्टैटिक बोलते हैं। इसके अलावा रन टाइम, इसको डायनेमिक बोलते हैं, लेट बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक बाइंडिंग इसको बोला जाता है कंपाइल टाइम वाले को, और इसको लेट बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ लेट बाइंडिंग इसको बोलेंगे हम। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसके अंतर्गत हमको वर्चुअल फंक्शन देखने को मिलता है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में एक डायग्राम दिया है। जैसे मान लीजिए स्मार्ट फोन के नाम से हमने एक क्लास बना है और उस क्लास को हम बोलेंगे सुपर क्लास। अब सुपर क्लास क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेस फीचर्स आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें डिफाइन की है? देखिए, कैमरा नाम की क्लास बना दी हमने स्मार्टफोन में, कॉलिंग नाम की क्लास बना दी और म्यूजिक नाम की। ये तीन बेसिक फीचर्स जो है सभी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे? मेथड। अब इन्हीं के नाम से हम अलग अलग कंपनी के जो है क्या बना देते हैं? मोबाइल क्लास बना देते हैं। तो यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट अभी नहीं आ रहा, नोकिया को अधिकृत करके माइक्रोसॉफ्ट आया था। इसके अंतर्गत आप दूसरी मोबाइल कंपनी लिख सकते हैं, सैमसंग बना सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप एप्पल। तो ये जो क्लास है, इस क्लास के जो फीचर्स है वो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। इस क्लास के फीचर्स कहाँ पे आ रहा है? इस क्लास में भी और इस क्लास में भी। तो देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे सुपर क्लास है और इसके फीचर्स कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे। तो इसको सब क्लासेस बोलेंगे। सब क्लासेस मतलब मेन क्लास नहीं है, इस मेन क्लास के फीचर्स को यहाँ लाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? सब क्लासेस। उसके बाद इनकी अपनी डेफिनेशन होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी देखिए हमने कैमरा कॉलिंग म्यूजिक, उसके बाद सैमसंग में भी हमने कैमरा कॉलिंग म्यूजिक और एप्पल में भी कैमरा कॉलिंग म्यूजिक। हालांकि देखिए इस स्मार्टफोन में जो फीचर्स हमने डिफाइन किए हैं उनको जो है एक पर्टिकुलर हम अलग प्रकार से देख सकते हैं, परंतु अगर हम एप्पल की बात करें तो इसमें भी कैमरा कॉलिंग म्यूजिक होगा, परंतु इनकी डेफिनेशन आपको अलग देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ भी आपको मेथड वही देखने को मिल रही है जिसे हम फंक्शन बोल सकते हैं, और यहाँ भी मेथड वही देखने को मिल रही है। तो यहाँ देखिए इनकी डेफिनेशन अलग होगी और इनकी डेफिनेशन अलग होगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम या फिर स्टैटिक बाइंडिंग इसको बोला जाता है। सी प्लस प्लस में एक से ज़्यादा नाम के जो है फंक्शन हम एक साथ डिफाइन कर सकते हैं, हालांकि उनकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और इसी को मतलब एक से अधिक नाम के जब फंक्शन हम डिफाइन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दूसरी बार पहले जैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए हमने एक ली हैं ए नाम से, या फिर हमने ले ली हैं सम नाम से। सम नाम से एक फंक्शन ली है और उसके अंतर्गत हमने दो पैरामीटर लिए। उसके बाद हम सम नाम से फिर से ए और बी इस लेते हैं। तो देखिए पैरामीटर सेम है और यहाँ पे भी पैरामीटर सेम है, नाम भी सेम है, यहाँ भी नाम सेम। तो इस प्रकार से ये नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? सम है, सम नाम का फंक्शन चल सकता है, परंतु पैरामीटर आपके डिफरेंट होना चाहिए। जो डेफिनेशन है यहाँ इंट की जगह फ्लोट हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे देखिए ये एरर देगा अगर इस प्रकार सेम देते हैं। जैसे मान लीजिए वॉइड तो एक रिटर्न टाइप हो गया, ये ब्लैंक होता है। ठीक है, FUNC के नाम से हमने दोनों में क्या ले ली हैं? एक फंक्शन ले लें, और इंट ए इंट बी, और यहाँ भी इंट ए इंट बी। तो ये रन होगा कि? बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे आपको एरर देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी डेफिनेशन अलग अलग होनी चाहिए। जबकि फंक्शन एक ही नाम का हो सकता है, एक ही नाम का फंक्शन और डेफिनेशन अलग अलग, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग।
यहाँ देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करना हो तो हर मतलब प्रत्येक बार जो है हमको सेम नेम के फंक्शन का जो है पैरामीटर का डेटा टाइप या फिर पैरामीटर की लिस्ट इनकी संख्या बढ़ाना घटाना या फिर चेंज करना होता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, यहाँ भी फंक्शन का नाम लिया गया है सेम और यहाँ हमने पैरामीटर ब्लैंक रखे। दूसरे में हमने फंक्शन का नाम सेम लिया और पैरामीटर की संख्या एक ले ली। तीसरे में हमने फंक्शन का नाम भी सेम रखे और पैरामीटर एक ही लिए हैं, परंतु यहाँ देखिए यहाँ इंट था और यहाँ क्या हो गया, यहाँ फ्लोट हो गया, तो ये भी चेंज हो गया। फिर हमने फंक्शन का नाम सेम ले लिया और यहाँ पैरामीटर दो ले लिए जो कि इंट टाइप के हैं। फिर तीसरी बार हमने फंक्शन का नाम लिए वही वाला और पैरामीटर की लिस्ट हमने 3 ले ली। तो आप देख सकते हैं सभी यहाँ पे डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी एरर नहीं होगी। और इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या बोलेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग। आप समझ गए होंगे, एक ही नाम के अनेक फंक्शन और उनकी डेफिनेशन अलग अलग, इसका मतलब है ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। देखिए यहाँ एक एग्जांपल भी है, जैसे हमने बनाया देखिए आई स्ट्रीम डॉट एस, तो यहाँ आपका लगेगा नहीं, ठीक है। देव सी प्लस प्लस में नेम स्पेस एस टी डी हमने लिए, उसके बाद हमने देखिए सारे फंक्शन यहाँ डिफाइन कर दिए। कौन कौन से, एक तो ब्लैंक वाला, एक इंट मतलब एक हमने एक जो पैरामीटर है वो ले सकते हैं। फिर हमने देखिए फ्लोट नाम से एक पैरामीटर वाला, फिर उसके बाद फ्लोट और इंट ले सकते हैं। यहाँ देखिए इंट फ्लोट और इंट, इस प्रकार से हमने ले लिए, यानी कि यहाँ 3 पैरामीटर आएंगे, 3 आर्गूमेंट, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ ब्लैंक। तो आप देखिए यहाँ पे हम सबको डिफाइन करते हैं बाद में। ये तो हो गया डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन के समय डेफिनेशन नहीं होती, हालांकि आप जो है इनको अगर ऊपर डिफाइन करते हैं तो आपको ये डिक्लेरेशन अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। परंतु हम कहाँ कर रहे हैं, देखिए मेन फंक्शन आपका यहाँ से दिख रहा है, तो मेन फंक्शन आपका एंड हो गया, उसके बाद हम फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी है। तो मेन फंक्शन लिए, मेन फंक्शन में हमने इंट करके एक्स ले ली और एक्स की वैल्यू हमने 10 पास कर दी। फ्लोट हमने वाई लिए, फ्लोट की वैल्यू हमने 3.14 कर दी, पाई की वैल्यू। इंट हमने जेड लिए और इंट की वैल्यू हमने दे दिए कितना, 20। अब देखिए यहाँ पे तीनों चारों फंक्शन को हमने कॉल करा लिए, 5 फंक्शन, एक ब्लैंक वाला, ब्लैंक मतलब ये वाला कॉल करा है। उसके बाद एफ यू एन सी और इसमें एक पैरामीटर लिए थे इंट टाइप का, तो इंट क्या है, इंट एक्स है, तो 10 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। एफ यू एन सी वाई लिए, तो बाय क्या है, आप देखिए बाय फ्लोट है, तो यहाँ पे चला जाएगा 3.14, ठीक। उसके बाद एक्स वाई लिए, एक्स वाई का मतलब होता है देखिए एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 3.14, तो आप देखिए इंट भी लिए हैं और फ्लोट भी लिए हैं चौथे नंबर में। तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ 10 देखने को मिलेगा, कॉमा 3.14। तीसरे नंबर में हमने 3 पैरामीटर लिए, 3 पैरामीटर कौन से, एक्स वाई और जेड। तीनों पैरामीटर की वैल्यू कहाँ जाएगी, 10, 3.14, 20। इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा और रिटर्न कर देगा 0, क्योंकि हमने यहाँ इंट लिए रिटर्न टाइप। ये तो हो गया मेन फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम देखिए सारे फंक्शन को जब हमने डिक्लेयर करे थे, सब फंक्शन को हमको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो पहला बिना पैरामीटर वाले को हम दे दिए हेलो वर्ल्ड हमने दे दिए, ठीक है, ये लाइन को ब्रेक कर देगा। दूसरा वाला एक पैरामीटर के साथ में आया था ए, तो यहाँ देखिए ए जो है जो भी ए की वैल्यू लाएगा, ये 10 जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे 10, मतलब दूसरा वाला जो फंक्शन है क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ ए बराबर 10। तीसरा फंक्शन देखिए फ्लोट बी, फ्लोट बी में बी मतलब यहाँ पे आप बाय देख सकते हैं, देखिए जब भी देखिए यहाँ पे दूसरा वाला फ्लोट वाला आएगा 3.14 और ये जो वैल्यू है फ्लोट के अंतर्गत बी में चली जाएगी और बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी कितनी, 3.14। उसके बाद चौथे नंबर के फंक्शन में देखिए 2 हमने क्या लिए हैं पैरामीटर, एक लिए हैं इंट टाइप का, एक लिए फ्लोट टाइप का। तो आप देख सकते हैं एक 10 चला जाएगा और 3.14, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे आ गए और दोनों वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। कौन कौन सी, वैल्यू ऑफ ए 10 और वैल्यू ऑफ बी 3.14। ये आपका यहाँ आंसर आ जाएगा कब, जब ये सारे रन होंगे। उसके बाद 5वें नंबर में देखिए फंक्शन का नाम सेम है, फिर 3 हमने पैरामीटर लिए, तीनों पैरामीटर में 3 वैल्यू आ जाएगी, पहले में आ जाएगी 10, दूसरे में आ जाएगी 3.14 और तीसरे में आ जाएगी 20। इस प्रकार तीनों की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। चलिए इसको हम जो है रन करके देखते हैं। आप देखिए एक से अधिक फंक्शन है पर डेफिनेशन अलग अलग है, इसी को हम क्या बोलेंगे, लेड बाइंडिंग, या फिर हम बोले स्टैटिक बाइंडिंग, या इसको हम बोलेंगे कंपाइल टाइम बाइंडिंग। और इसको हम जो है एक प्रकार से फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। और अब हम इसको जो है रन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो है ये बना बनाया यहाँ पे रखा है पूरा प्रोग्राम, जो मैंने वहाँ आपको समझाया हूँ। आप उसको देखकर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा सारे प्रोग्राम की, सोर्स कोड की, तो आप उसको भी रन करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें हमने जो है वो जो पीपीटी में है उसी प्रकार यहाँ पे लिख रखे हैं। और इसको जब हम रन करेंगे तो जो सभी फंक्शन है, सब फंक्शन अलग अलग वैल्यू पास करेंगे और अलग अलग वैल्यू को एग्जीक्यूट करके मतलब जो है रन करके देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जो है इसको रन करते हैं
और यहाँ देखिए, आप देखिए ध्यान से, मैंने बताया था हेलो वर्ल्ड तो ऑटोमेटिक ब्लैंक वाला प्रिंट करेगा। वैल्यू ऑफ ए कौन से ने प्रिंट करा, ये वाले ने प्रिंट करा है, पहला वाले ने। वैल्यू ऑफ बी ये दूसरा फ्लोट वाले ने प्रिंट करा। वैल्यू ऑफ ए, यहाँ ए और बी ये तीसरे नंबर के जो वेरिएबल, चौथे नंबर के ने प्रिंट करा। चौथे नंबर में क्या था, एक इंट था और एक फ्लोट था। उसके बाद पाँचवें नंबर में तीनों थे, एक इंट था, फिर फ्लोट था, फिर एक इंट था। तो यानी कि 10 प्रिंट हुआ, 3.14 प्रिंट हुआ और 20 प्रिंट हुआ। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे हमने अनेक फंक्शन, मतलब एक ही क्लास में हमने जो है एक से अधिक जो फंक्शन डिफाइन किए, जो भी एक ही नाम के थे, और उनके पैरामीटर यानी कि उनकी डेफिनेशन अलग अलग थी। आई होप ये जो एग्जांपल है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अभी हमने देखे फंक्शन ओवरलोडिंग, आप देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग को क्या बोला जाता है, देखिए यहाँ पे कंपाइल टाइम तो बोला ही जाता है, स्टैटिक बाइंडिंग इसको बोला जाता है, और अर्ली बाइंडिंग इसको बोला जाता है। यहाँ पे जब हमने इसको पढ़े थे तो यहाँ पे आप देखिए कंपाइल टाइम तो इसको बोला जाता है, इसको भी स्टैटिक बोला जाता है, परंतु इसके साथ एक चीज़ और जुड़ गई जिसे हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। किसको, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। अब ऑपरेटर जैसे मान लीजिए प्लस का ऑपरेटर क्या काम करेगा, ए प्लस बी दो वैल्यू को जोड़ेगा और उसके सामने अगर इक्वल लगा है तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा सी में। तो ये तो किस में काम कर रहा है, ये काम कर रहा है किस में, वेरिएबल में। आप समझ गए होंगे ये किस में काम करते हैं, ऑपरेटर, ये ऑपरेंड यानी कि वेरिएबल में काम करते हैं। यदि मान लो हम इसको ऑब्जेक्ट में काम कराना चाहें तो एरर आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट में काम कैसे कराते हैं उसी के लिए यहाँ पे दिया गया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि ऑपरेटर जो प्लस है वो अपने काम के अलावा कोई अन्य काम भी करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलेंगे। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में ऑपरेटर में अर्थमेटिक यानी कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, लॉजिकल यानी कि बड़ा है छोटा है, या फिर जो भी हम देते हैं नॉट इक्वल, इक्वल टू, जो भी, ठीक है, वो ये वाले हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। ये सभी ऑपरेटर के प्रकार हमने देखे थे। इसके बाद सी प्लस प्लस में प्रत्येक ऑपरेटर का अलग अलग काम होता है। जैसे कि प्लस दो वेरिएबल या दो नंबर को जोड़ने का काम करेगा, इंटू दो को मल्टीप्लिकेशन करने का काम करेगा। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इन ऑपरेटर को किसी दूसरी तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलेंगे। परंतु इसके लिए आपको अगर प्लस आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लस के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑपरेटर, तब ये प्लस काम करेगा। नहीं तो ये सिंबल है, सिंबल कैसे काम कर सकता है। ठीक है, अगर हम बीच में इसको, जैसे हमने सम नाम से क्लास नाम या फिर फंक्शन डिफाइन करते हैं कि नहीं, सम, तो हम उसके नाम से जो है यहाँ पे प्लस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप प्लस लगाओगे तो उसके जस्ट पहले आपको ऑपरेटर लगाना अनिवार्य है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। या इसके बदले में, इन दोनों के बदले में आप क्या कर सकते हैं, आप ऐड भी लिख सकते हैं तो भी ऐसे काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हम जो है किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं या किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर के बारे में, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है प्लस का यूज़ करें, और प्लस का यूज़ करें तो उसके सामने आपको ऑपरेटर लगाना जरूरी है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ देखिए ऑपरेटर कीवर्ड के साथ में फंक्शन नेम की तरह किया जाता है, और यूज़र प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करता है तो अपनी पहली डेफिनेशन को भी जो है सेम प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए रिटर्न टाइप ऑपरेटर, ऑपरेटर टू ओवरलोड। ठीक है, यहाँ देखिए रिटर्न टाइप मतलब इंट, फ्लोट, मतलब जो भी है हमारा कीवर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए डेटा टाइप आ जाएगा, और यहाँ पे आपको ऑपरेटर लिखना है। ठीक है, और ऑपरेटर ओवरलोड करना तो प्लस आएगा, और यहाँ पैरामीटर की लिस्ट आएगी। पैरामीटर की लिस्ट आप देख सकते हैं, ये क्लास का नाम आएगा और उसका ऑब्जेक्ट आएगा। फिर आपको इसके अंदर स्टेटमेंट डिफाइन करना। जैसे मान लीजिए इंट हमने लिए, इंट मैन लिए, नंबर हमने लिए एन, मतलब नंबर नाम की क्लास क्या हो गई, ये हो गई क्लास। और क्लास के बाद हमने एक दो तीन, मतलब तीन क्या हो गए, ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट, ये तीन ऑब्जेक्ट हो गए, ये हो गई क्लास। अब आप देखिए N3 जो है, N3 में N1 के जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब जो आर्गूमेंट है, उसके बाद प्लस हो जाए किससे, N2 के जितने भी पैरामीटर है या आर्गूमेंट है, दोनों का प्लस हो जाए। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं N1 में हमने डिफाइन किए 5 और यहाँ पे 7, और N2 में हमने डिफाइन किए यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3। तो आप देखिए बोला क्या जा रहा है, N1 यानी कि N1 में ये पहला वैल्यू और ये दूसरा वैल्यू, मतलब पहला और इसका भी पहला क्या हो जाएगा 13, और उसके बाद इसका दूसरा और इसका दूसरा क्या हो जाएगा 10। तो आंसर क्या आना चाहिए दोनों के प्लस होने पर, 13 और 10 यहाँ पे आंसर आना चाहिए। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, हाँ, ये किसके माध्यम से हो रहा है, ऑपरेटर के ओवरलोड करने। परंतु हम अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ नहीं करते तो प्लस का उपयोग हम किस में करेंगे, सिर्फ वेरिएबल में कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट में कर पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं हम। यहाँ देखिए हमने एक ली है आईओ स्ट्रीम, ठीक है, जो हेडर फाइल है, नेम स्पेस एसटीडी ली है जिसमें डेफिनेशन होती है कुछ चीज़ों की जो हम अंदर यूज़ करेंगे।
कॉम्प्लेक्स नाम की हमने क्लास बना दिए। प्राइवेट में हमने दो वेरिएबल लिए, एक और ए और बी, जो कि इंट टाइप के हैं। पब्लिक में हमने जो है एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है पुट, और इसके अंदर हमने एक पैरामीटर ले लिए एक्स और दूसरा ले लिए बाय। उनको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे दिए। जब भी इसके अंतर्गत वैल्यू आएगी तो वो कहाँ चली जाएगी, जो ए है ए में चली जाएगी एक्स की वैल्यू, और बी में चली जाएगी बाय की वैल्यू। कब जाएगी, जब पुट डेटा को हम कॉल करेंगे। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नाम से हमने जो है एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा है, तो मैंने बताया था कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है, उसके लिए हम यहाँ पे सिंबल लगाते हैं। और जब भी हम सिंबल लगाएंगे तो उसके जस्ट पहले आपको ऑपरेटर कीवर्ड लगाना अनिवार्य है। तो ये हमने लगा लिए। कॉम्प्लेक्स नाम की क्या हो गई, क्लास हो गई। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास हमने यहाँ लिखना पड़ेगा और इसका एक ऑब्जेक्ट बना ली, क्या नाम से सी। फिर हम जब बॉडी में आएंगे डेफिनेशन में, कॉम्प्लेक्स की जो है हम एक और जो है ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है COM। अब जो ए और बी लिए थे उसमें हम देखिए COM.A में कौन सी वैल्यू आ जाए, जो ए है। जैसे मान लीजिए हमने देखिए हम मेन फंक्शन में कॉल कर रहा है, जैसे हम देखिए N1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना हमने जिसका मतलब लिख लिए 5 और इसका लिख लिए 7, और एक N2 नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका लिख लिया हमने वैल्यू यहाँ पे 12 और यहाँ लिख ली हमने 10। तो आप देखिए COM एक ऑब्जेक्ट है, .A मतलब ये जो A है इसमें क्या वैल्यू चली जाए, इसके माध्यम से देखिए हम देख सकते हैं A प्लस C.A। C कहाँ का आ गया, ये वाला, और ये जो है नॉर्मल ले ली। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, ये वाला जो भाग है, ये वाला इस साइड का लेफ्ट वाला, ये कौन सा भाग होगा, ये वाला भाग होगा। कौन सा, ये वाला भाग, मतलब 5 और 12। और जो ये वाला भाग है वो कौन सा भाग होगा, ये वाला होगा। ठीक है, मतलब 7 और 10। तो आप देख सकते हैं A मतलब 5 यहाँ आ गया, और इसके साथ में कौन सी वैल्यू जुड़ेगी, आप देख सकते हैं। देखिए इसके साथ में 12 जुड़ेगी, तो इसके साथ में आप 12 जोड़ सकते हैं, और दोनों का टोटल क्या आ जाएगा, दोनों का टोटल आ जाएगा 17, और 17 जोड़कर कहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 17 आ गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, बी COM जो ऑब्जेक्ट है उसमें बी में क्या चला जाए, C.B मतलब ये फिर से हमने ऑब्जेक्ट ले लिए, और यहाँ पे क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पे 7 दूसरा वाला, मतलब ये जो है ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट का है और C.B नीचे वाले ऑब्जेक्ट का, यानी कि 7 + 10 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 17 आंसर आना है। तो दोनों देखिए ए में भी 17 चला गया और बी में भी 17। तो लेफ्ट साइड वाला जो है ये पहले के लिए है, और राइट साइड वाला जो है दूसरे के लिए, दूसरे पैरामीटर के लिए। और रिटर्न हमने क्या कर दिए, COM। जब भी ये मतलब काम करेगा कौन सा, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वो COM को रिटर्न करेगा। चलिए इसका मेन जो है हम एक और चीज़ें यहाँ देखते हैं। देखिए एक फंक्शन हमने फिर लिए गेट नाम से। अब जो भी नंबर आएंगे, देखिए यहाँ पे नंबर आ रहा क्या, एक नंबर आ रहा है A का, एक नंबर आ रहा है B का। तो देखिए रियल नंबर में हमने देखिए A में प्रिंट कर दिए। A में क्या आ गया, A में दोनों की वैल्यू प्लस होकर आ गई। जैसे हमने 5 लिए थे और यहाँ पे 12 लिए थे, तो 17 कहाँ पे आ गई, A में। इमेजिनरी नंबर में क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर में भी 17 आ गया था। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में A और B, यानी कि यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17, और B की वैल्यू भी 17। अब ये वैल्यू पैरामीटर के अंदर हम क्या पास करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। अब फिर हमने इंट मेन लिए, मेन फंक्शन। फिर उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास का 1 2 3 हमने ऑब्जेक्ट बनाए। अब पहला जो ऑब्जेक्ट है C1, उसमें पुट का मतलब ये वाला जो है कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। और हमने देखिए 5 और 10 दिए, तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ आ गया 10, और कहाँ चला जाएगा, A और B में। A में 5 चला जाएगा और यहाँ पे 10 चला जाएगा। C.Put मतलब हमने 7 और 9, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने क्या प्रिंट करें, मतलब पास करें 7 और 9। तो दूसरी बार में 7 और 9 आ गया। अब देखिए मतलब दूसरी बार में क्या आ गया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, C3 जो एक ऑब्जेक्ट लिए हैं उसमें क्या करा है हमने, C1 + C2। इसको इस प्रकार से भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये जो लिखा है इस प्रकार से भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। कैसे, कॉम्प्लेक्स C3 बराबर C1, और ऑपरेटर हमने लिखे कौन सा लगाया हमने, प्लस वाला, और C2 मतलब ये जो है जोड़कर इसके साथ कहाँ चला जाएगा, C3 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये C3.get करेगा तो गेट के लिए कौन सा फंक्शन रन होगा, ये वाला। यानी कि जो पूरा काम हुआ है यहाँ पे हुआ है और गेट के माध्यम से वैल्यू को प्रिंट कराया। तो चलिए इसको हम जो है रन करते हैं। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है जो कि हमने प्लस ऑपरेटर का यहाँ पे काम करे हैं।
ये देखिए यहाँ पे ये सारा प्रोग्राम आप देख सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने करे हैं। देखिए जब भी मैंने थ्योरी में बताया था कि प्लस आप कर रहे हो तो ये क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटर है, तो उसके सामने आपको ऑपरेटर कीवर्ड लगाना अनिवार्य है। और अंदर हमने क्या लिए थे, कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास है, तो कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास के अंतर्गत बना ले लिए और उसके एक ऑब्जेक्ट बन ली, एक ऑब्जेक्ट अंदर फिर से बना है। और हमने सारा जो यहाँ पे खेल करे हैं क्या कि सी मतलब जो एक ऑब्जेक्ट लिए हैं, ऑब्जेक्ट में हमने क्या रखना है, ए के साथ में, मतलब कॉम डॉट ए के साथ में क्या रखना है कि ए की जो वैल्यू है उसके साथ में दूसरे ए की वैल्यू, जो सी हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके साथ में जो पहले नंबर की जो दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो इसके साथ में जुड़ जाए और यहाँ चली जाए, और दूसरी जो वैल्यू है वो जुड़कर यहाँ चली जाए। और जब हम प्रिंट कर रहे हैं गेट के माध्यम से तो हम इस प्रकार प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम जो है वैल्यू यहाँ पे क्या करें, हमने अलग अलग कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमने देखिए 8 और 7 दिए तो क्या जाएगा आपका 15, और 11 और 9 दिए तो क्या जाएगा 20। तो 20 यहाँ आंसर आना चाहिए और अलग अलग भी प्रिंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 15 और 20। चलिए रन करके देखते हैं। यहाँ देखिए रियल नंबर में आपका 15 आ गया, मतलब 8 और 7 जुड़ गया और ए में चला गया था और ए को हमने प्रिंट कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इमेजिनरी नंबर में भी 20 चला गया जब हमने 11 और 9 लिए थे। उसके बाद अलग अलग भी हमने इसको प्रिंट करे हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, या फिर इसको क्या बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, या फिर इसको हम जो है क्या बोलेंगे अर्ली बाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, देखिए हमने ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद जो है हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम जो है आगे की एक चीज़ जिसका नाम है वर्चुअल फंक्शन। और वर्चुअल फंक्शन जो है पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा प्रकार है जिसे हम बोलते हैं रन टाइम या फिर डायनेमिक या फिर लेट बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, रन टाइम बाइंडिंग बोल सकते हैं, या फिर डायनेमिक बाइंडिंग बोल सकते हैं, या फिर लेट बाइंडिंग बोल सकते हैं।